ओके, अ वेरी गुड आफ्टरनून बच्चा, सारे बच्चे जरा इधर ध्यान से देखना बेटा। आज की क्लास है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक सैंपल पेपर है सीबीएसई का जो मैं आपको करवा रहा हूं। बट बिफोर आई स्टार्ट अप विद दिस पर्टिकुलर पेपर, बच्चे भाई सबसे पहले ना एक जो प्रॉब्लम आप लोग को आती है कि आपको सीबीएसई के अंदर आपकी आंसर शीट कैसे नजर आएगी, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त। क्योंकि सीबीएसई के अंदर आंसर शीट कैसे नजर आती है, उसको कैसे फिल करना होता है, मैंने आपको एक चीज का प्रॉमिस करा था कि मैं आपको ये चीज क्लास में बताऊंगा, राइट। तो ये स्पेसिफिकली क्लास सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए ही मैंने रखी है। देखिए सीबीएसई की जो आंसर शीट होती है, जो आपको आंसर बुकलेट आती है आशुत से, वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी। इसके अंदर सबसे पहले आप देखोगे, आप सब्जेक्ट लिखते हो, देन यू हैव कोड। एक कोड होता है जो आपको क्वेश्चन पेपर पे गिवन होता है, लाइक दिस, ये देखेंगे, राइट। कौन सा सेट है, कौन सा कोड नंबर है, दिस ऑल हैज टू बी फुलफिल्ड। सो मेक श्योर बच्चा, कौन सा सेट है, कौन सा कोड है, एवरीथिंग हैज टू बी फुलफिल्ड। सो पहले बच्चे ना ये कुछ 5 मिनट लगाकर इसको समझ लो, क्योंकि हम लोगों को क्लास में ये चीजें अगर सुनी होगी तो एग्जामिनेशन में उतना इसको फिल करने में टाइम कम लगेगा, ठीक है। हमें सिर्फ इन सब चीजों के लिए मैक्स टू मैक्स 10 मिनट मिलते हैं, रीडिंग प्लस फिलिंग, इसके लिए आपको 10 मिनट सिर्फ मिलते हैं वहां पर बोर्ड एग्जाम्स में। तो बच्चे यहां पर याद रखेंगे, देखिए कोड नंबर और सेट नंबर आपको सर्कल करना होता है। इसको फिलअप करा, अपने नेम को तो आप कर ही लोगे, यहां पर कैपिटल लेटर्स में नाम तो नहीं भूलते बच्चे अपना, राइट। ओके, रोल नंबर जो आपका आएगा, ठीक है, आपका स्कूल कोड आपको रोल नंबर के ऊपर लिखा होगा और आपका सब्जेक्ट कोड। अब जैसे सपोज कर लो बेटा, रोल नंबर इन वर्ड्स वगैरह फिलअप कर लिया आप लोगों ने, चलो ये सब तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे फिलअप कर लेंगे, रोल नंबर इन वर्ड्स एंड ऑल दैट, ठीक है। फादर्स नेम, अपना सिग्नेचर, राइट। बाकी एक चीज नोटिस कर लेना, जहां जहां लिखा है स्पेस फॉर ऑफिस यूज, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा बच्चा। इस कलर की बुकलेट होती है, इस कलर की, इट्स अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस, इट्स ऑफ ब्लू कलर, ठीक है। ऐसी ही बुकलेट आपको मिलती है जैसा आप देख सकते हैं, और इसमें पेजेस होते हैं, और आपके पास हर बुकलेट में पेजेस मिलते हैं, साथ में आपको एक सप्लीमेंट्री बुकलेट भी मिलेगा अगर आप इसको सारा फिल कर लो तो, ठीक है। सो चिंता मत करिएगा, हाँ वही आपको जो शीट मिलेगी बेटा बाद में अटैच करनी होती है इसके साथ। तो ये सारे बच्चे याद रखना, प्रोवाइडेड इसको अगर हम भर ले तो, ठीक है, कंडीशंस अप्लाई। तो ये बातें याद रखिएगा। देखो अब मुद्दा क्या है, कुछ बातें, कुछ इंस्ट्रक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों ने समझनी है। देखिए पहले तो हम लोग को सीबीएसई का एग्जाम लिखना कैसे चाहिए अकाउंट्स का, मैं बेसिक फोकस करूंगा अकाउंट्स पे, राइट। तो मैंने बच्चों के लिए क्या करा बेटा, कुछ राइटिंग टिप्स आपको देने जा रहा हूं फॉर स्टूडेंट्स। दिस इज मेंट फॉर अकाउंट्स, आप इसको बाकी सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, राइटिंग टिप्स फॉर स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर आप बोलेंगे तो मैं ये भी, जो इसकी सॉफ्ट कॉपी है, मैं आपको ऐप के अंदर अपलोड कर दूंगा, आपके पास रहेगा, आपको इसको नोट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्लास में सुन लो, बाकी ऐप के अंदर ही आपके पास हमेशा रहेगा। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या है बेटा, आपने रोल नंबर वगैरह ठीक से लिख देना है। दूसरा, अबे ओए तू तड़ाक करके इनविजिलेटर से बात नहीं करनी, ठीक है, बदतमीजी मत करना। इनविजिलेटर हैज द राइट टू कैंसल योर पेपर, याद रखना इमीडिएटली, ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज स्पेसिफिकली फॉर पंजाबीज, उनको ना गुस्सा ज्यादा चढ़ता है, थोड़ा गर्मी नहीं दिखानी वहां पर टीचर के साथ, किसी के साथ भी, याद रखिएगा। और एडिशनल बुकलेट को वहां पर आपने प्रॉपरली टाई अप करना है। ओके, नाउ हाउ टू मैनेज टाइम गाइस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पेपर में बच्चों को, सर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बताओ थोड़ा सा। सो ये बच्चों के लिए बेटा मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पे रखे हैं, मेक श्योर कि आपका टाइम प्रॉपरली मैनेज हो। देखो आपको याद रखना है, पहला पॉइंट समझ लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर को फिल करने के टाइम पे 10 मिनट के ऊपर आपको रीडिंग टाइम ही लगाना, मतलब 10 मिनट के अंदर पेपर एक बार रीड भी कर लेना है, दैट्स ऑलवेज बेटर। 10 मिनट में पेपर रीड भी कर लेना है, और 10 मिनट के अंदर आप लोगों ने बच्चा इसके अलावा जो फिलिंग करनी होती है ना स्टार्टिंग में, नेम, रोल नंबर वगैरह जो मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट कोड, सेट नंबर, ये सब भी आप लोगों ने सारा उसको कर लेना है। अच्छा, दूसरा, इजियर क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करो, मतलब ऊपर नीचे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको बताता हूं, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि सपोज कर लो एक क्वेश्चन 6 है,
क्वेश्चन 6 के सपोज कर लो 3 पार्ट्स हैं, ए बी सी, फॉर एग्जाम्पल आ गए 3 पार्ट्स आ गए, तो आप क्वेश्चन 6 का ये मत करो कि पार्ट ए एक जगह कर दिया बाकी पार्ट बी 4 पेज छोड़ के कर रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। अगर क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट करा फटाफट से उसको कर लिया। अब होता क्या है, बच्चा बोलता है सर जो क्वेश्चन जो चैप्टर में आपका ग्रिप ज्यादा है उसको पहले फटाफट से अटेम्प्ट कर लो। व्हाई, व्हाट इज द रीजन, मैं आपको बताता हूं। सपोज कर लो कोई बच्चा कहता है मेरा सीएफएस बहुत स्ट्रांग है, तुम सीएफएस से स्टार्ट कर लो। कोई बच्चा बोलता है सर मेरा एडमिशन बहुत स्ट्रांग है, एडमिशन से स्टार्ट कर लो। हर बच्चे का याद रखना एक स्ट्रांग चैप्टर होता है, उस चैप्टर को पहचानो कि आपका स्ट्रांग चैप्टर कौन सा है। कुछ ढक्कन लोग बोलेंगे सर हमारा सब कुछ वीक है, बेटा फिर डॉक्टर के पास जाओ, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर तुम्हें अंदरूनी इलाज की जरूरत है, याद रखो। सो अब अगर बच्चा बोलता है सर कि मेरा सब कुछ वीक है भाई, तब तुम्हें इलाज की जरूरत है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। याद रखिएगा एक स्ट्रांग चैप्टर या 2 स्ट्रांग चैप्टर अपने हमेशा बना के रखो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल शेयर्स और डिबेंचर्स में शेयर्स की वेटेज बहुत ज्यादा है, शेयर्स को स्ट्रांग करो, राइट। डिबेंचर्स के क्वेश्चंस आएंगे बट कम आते हैं, शेयर्स की वेटेज बहुत ज्यादा है तो शेयर्स को स्ट्रांग करो। सो जो इजियर क्वेश्चन है पहले उसको फटाफट अटेम्प्ट करो, इट विल गिव यू इमेंस बूस्ट इन द एग्जामिनेशंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा पेपर को करने का, राइट। उसके बाद फटाफट से याद रखना, सपोज एक क्वेश्चन करने बैठे, मान लो वो क्वेश्चन हम लोग से नहीं हो रहा, हम क्या करते हैं उसी क्वेश्चन पर टाइम लगा रहे हैं। ढक्कन, सबसे पहली बात एक अच्छी सी घड़ी, मोबाइल वाली नहीं, अच्छी सी घड़ी अपने सामने रखो, डू नॉट वेयर इन द रिस्ट, अपने सामने रख लो। उसके अंदर स्टॉप वॉच जो टाइमर होता है वो लगा लो कि आपको एक क्वेश्चन को सपोज कर लो मैक्स टू मैक्स, बड़ा क्वेश्चन है 8 नंबर का, उसको आपके 15 मिनट के ऊपर नहीं लगने चाहिए। 15 मिनट से अगर आप एक्सीड कर रहे हो, मेरे हिसाब से 10 से 12 मिनट, अगर तुम 15 मिनट से एक्सीड कर रहे हो दैट मींस आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। मेजॉरिटी बच्चा ये रोता रहता है सर हमारा पेपर ही नहीं कंप्लीट हुआ अकाउंट्स का, इसीलिए नहीं होता बेटा, नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, तुमने पार्ट कर लिया कोई बात नहीं, तुम्हें पार्ट के मार्क्स मिलने वाले यार, छोड़ दो अगले पे आ जाओ, उसको लास्ट में देखेंगे, राइट, उसको लास्ट में देखेंगे, ये बात दिमाग में रखिएगा। अच्छा, कोशिश करो कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करो, डू नॉट लीव द क्वेश्चन, इफ यू विल अटेम्प्ट इट यू विल स्कोर इट, ये बात याद रखना, इफ यू विल अटेम्प्ट इट यू विल स्कोर इट। द रीजन इज अगर आपने सपोज एक क्वेश्चन के एक पार्ट का आधा आंसर भी लिख दिया, बच्चा कुछ मार्क्स सीबीएसई पक्का देता है उसके, ठीक है, ये बात याद रखना। क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। अच्छा, अगर आपको आंसर नहीं आता भाई साहब घबराइए नहीं, कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट पैनिक। होता क्या है अकाउंट्स के पेपर में सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमें आंसर नहीं आता, हम घबरा जाते हैं, हम बाकी क्वेश्चन जो आते होते हैं वो भी भूल जाते हैं। सो अपने माइंड को थोड़ा सा काम और कंपोज करके जाओ उस टाइम पे, कीप योर माइंड वेरी कूल एंड काम। याद रखिएगा ये सारी चीजें अगर आप देखोगे, आपने नोटिस करी होगी आपके साथ एग्जाम में होती हैं, राइट, इसीलिए मैंने ये पॉइंट्स पहले बना दिए। नेक्स्ट, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि हर क्वेश्चन का एक टाइम टारगेट, मेरे हिसाब से अगर आप चलो टाइम टारगेट क्या होना चाहिए, बड़े क्वेश्चन का 8 नंबर का 10 से 12 मिनट, छोटे क्वेश्चन का 4 से 5 मिनट। उसके ऊपर एक क्वेश्चन के ऊपर आप स्पेंड कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो दोस्त। आप सबको पता आपके पास 180 मिनट्स है, 180 मिनट्स को डिवाइड करो, 180 मिनट्स के अंदर याद रखिएगा लास्ट में कम से कम 20 मिनट्स छोड़ दो, क्योंकि 20 मिनट्स में हम लास्ट में वो क्वेश्चंस करेंगे जो हमने ऊपर छोड़े हैं। होता क्या, जब हम पेपर कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ गया शेयर्स का छोटा सा 4 फीचर का, उस टाइम पे पॉइंट दिमाग में नहीं आ रहा, जब लास्ट के 20 मिनट में अगर आपके पास टाइम होगा तो आपके पास हो सकता है वो क्वेश्चन का आंसर आपसे निकल आए, इट ऑलवेज हैपेंस। सो आप समझ लो आपके पास 180 नहीं, आपके पास 160 मिनट्स है, यू डोंट हैव 180 मिनट्स, यू हैव 160 मिनट्स। 20 मिनट आपने लास्ट में छोड़ने ही छोड़ने, ये बात याद रखना, ओके। उसके बाद सेट सम टाइम असाइड टू रिव्यू योर आंसर शीट, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट के 20 मिनट आपने छोड़ने ही छोड़ने, सो मेक दिस वेरी क्लियर। नेक्स्ट, अकाउंट्स के पेपर में प्रेजेंटेशन, ये बेटा बहुत बच्चा मार खाता है। देखो अब जैसा आप लोग को मालूम है कि आपको जर्नल और लेजर के फॉर्मेट्स बना के देंगे, ठीक है। अब आपको बहुत सारे बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, सर जर्नल और लेजर के फॉर्मेट हमें बना के देंगे, हम तो बहुत खुश हैं। ढकनो, याद रखो ज्यादा खुश मत होना, ज्यादा कॉन्फिडेंस में मत आना, ओवर कॉन्फिडेंस इज बैड, क्योंकि तुम्हें ना पेपर में कंफ्यूजन हो सकती है प्रेजेंटेशन को लेकर। माना तुम्हें लाइन नहीं खींचनी पड़ेगी, मान लीजिए आपको लाइन नहीं खींचनी पड़ेगी, बट आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
क्योंकि मान लो एक क्वेश्चन में जर्नल है, एक क्वेश्चन में उसी का लेजर है, तो क्या करोगे? तो आप देखोगे मैंने एक वीडियो डाला था बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, उसमें मैंने बताया था क्या करना चाहिए। याद है बच्चों को? अगर बच्चों ने वो वीडियो देखा हो तो वो स्पेसिफिकली मैंने उसमें वीडियो डाला था, उसमें बच्चों को बताने के लिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर मान लो सपोज एक क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल शेयर का क्वेश्चन है, उसमें कैश बुक और जर्नल दोनों आ गया, फिर क्या करोगे? तो कोशिश करो कि जो लास्ट के पेजेस में जर्नल आता है उसके जस्ट जो लेजर का पेज होगा उसके साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब इससे क्या हो गया, एक चीज दिमाग में रखना, अब चांसेस ज्यादा है कि आपको एडमिशन वगैरह में भी जर्नल एंट्रीज ज्यादा आने के चांसेस है। तो प्रैक्टिस जर्नल एंट्रीज। हम लोग एडमिशन में ढक्कनों की तरह रीवैल्यूएशन ही करते रहते हैं, पार्टनर्स कैपिटल करते रहते हैं। ढक्कन प्रैक्टिस द जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, उसके बाद प्रेजेंटेशन। बेटा ये तो थोड़ा बच्चों को बता बता के थक गया हूं भाई, हैंडराइटिंग अच्छी रखो, बहुत जरूरी है। और पेंसिल यूज करो फॉर अंडरलाइनिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, अब एक चीज दिमाग में रखना, जितने भी आप सपोज कर लो अकाउंट्स में थ्योरी आती है, हम क्या करते हैं थ्योरी के अंदर ना पैराग्राफ बनाकर आते हैं। याद रखना सीबीएसई का जो एग्जामिनर है वो आपको पैराग्राफ के मार्क्स कभी नहीं देगा, अगर तुम पॉइंट्स बनाकर आओगे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर गाइस, पॉइंट्स बनाइए, ठीक है? पॉइंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ गया कि भाई हम बात कर रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल एक ले लेते हैं कि कंपनी के वहां पर फीचर्स बता दो, कंपनी के फीचर्स बता दो, राइट? अब जैसे आप लोगों को याद होगा मैंने आपको पॉइंट्स बना के दिए थे, अगर बच्चों को याद होगा इनसाइड पीपल थॉट्स मूवमेंट्स आर क्रिएटेड, मैंने आपको ऐसे आई से क्या था, इनकॉर्पोरेशन, याद है ये सब चीजें? तो मैंने ऐसे पॉइंट्स बना के दिए थे। तो ये चीजें जो हैं पॉइंट्स बना के थ्योरी को आंसर करिए। ट्राई टू मेक मैक्सिमम पॉइंट्स। बच्चा ये स्कोरिंग कैपेसिटी बढ़ाने का बहुत अच्छा जरिया है, पॉइंट्स बनाइए। और कुछ बच्चे आंसर शीट में क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले एक भगवान का सिंबल बना देते हैं। सर हे भगवान, अरे भगवान क्या करेगा ढक्कन, अगर तूने पढ़ा नहीं तो भगवान तुझे कहां से बचाएगा, राइट? वो सब नहीं करना। बहुत बच्चों को आदत होती है सोचते सोचते ना अपने नाम के साथ ऐसे दिल बनाना शुरू कर देते हैं। ढक्कनो ये सब मत करो, ये कॉपी के पीछे अच्छा लगता था, अब मत करना। आंसर शीट में कुछ गंदा नहीं, याद रखिएगा। जितनी भी स्क्रैचिंग होगी उतना ज्यादा तुम्हारे मार्क्स खराब होंगे, ठीक है? जितना अच्छा पेपर होता है उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, और एक चीज और, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक आंसर लिखा बाद में लाइन ही नहीं छोड़ी, पता नहीं इनको क्या टेंशन होती है, अगली बुकलेट मिली, अरे सीबीएसई के पास बहुत पैसा बेटा, सरकारी है, टेंशन मत लो, तुम्हें वहां पर सप्लीमेंट्री बुकलेट मिलेगी। वो बोलते हैं बेटा पहले इसको फिल करके तो दिखा, वो बोलते हैं भाई इसको फिल करके तो दिखा पहले, तेरे को सप्लीमेंट्री हम देंगे। आराम से एक आंसर के बाद लाइन छोड़ो, एक साथ मत लिखो, कीप अ स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, राइट इट वेरी प्रॉपर्ली। अच्छा, फिर एक चीज आपको और बताता हूं, प्रेजेंटेशन में एक चीज और आपके लिए ऐड करूंगा। हम जब रफ वर्क करते हैं हम क्या करते हैं, ये सम चल रहा है, यहीं पर रफ शुरू हो गया। अब टीचर बेचारा जो चेक कर रहा है उसको ये नहीं पता कि रफ क्या है फेयर क्या है। अब आप मेरी सलाह मानो, अगर सपोज कर लो तुम्हें ये सप्लीमेंट्री बुकलेट दिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली बुकलेट तुम्हारे पास आ गई, इसमें क्या है दोस्त, जैसे सपोज कर लो ये वाला पेज है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस मार्जिन, कैन यू सी दिस मार्जिन? ये तो चलो हमारा क्वेश्चन लिखने के लिए हो गया। रफ के लिए क्या करो, यहां पर एक मार्जिन बना लो, पेंसिल से एक लाइन खींच ली, ठीक है? सपोज कर लो तुम्हें जो लाइन मिल रही है एक पेंसिल से लाइन खींच ली, यहां पर रफ वर्क कर दिया, ऊपर मेंशन कर दो। और अगर एग्जाम में टाइम हो ना तो मेरी एक सलाह और मानना, रफ वर्क को लास्ट में पेंसिल से करके मिटा दो, क्वेश्चन पेपर और अच्छा लगता है, सॉरी आंसर शीट और अच्छी लगती देखने में। छोटा सा यहां पर रफ वर्क के लिए, कैलकुलेशंस के लिए लाइन खींच ली, पेंसिल से रफ वर्क करो। अगर लास्ट में टाइम बचे तो उसको रब कर दो, नहीं टाइम बचे कोई बात नहीं, अगर टाइम है तो रब कर दो, इट विल गिव यू अ बेटर प्रेजेंटेशन। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बच्चा फंडास, बिकॉज हम लोग फॉलो नहीं करते अकाउंट्स के पेपर में स्पेसिफिकली। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्त कंटेंट की बात, देखो एक चीज और, हम लोग क्या करते हैं आंसर के अंदर ना फेंकने की कोशिश करते हैं। ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा, एक तो हर थ्योरी आंसर जो अकाउंट्स के अंदर आता है उसमें एक स्पेसिफिक वर्ड लिमिट से एक्सीड नहीं करना, फालतू मत लिखो उसके अंदर, बी प्रिसाइज, ठीक है? एंड कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर कि आपने फालतू चीजें नहीं लिखनी, याद रखो।
अच्छा दूसरी बात, चलो क्वेश्चन को तो हम प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, कुछ बच्चे बहुत बार समझाता हूं नहीं समझते, स्लैंग वर्ड्स या एसएमएस लैंग्वेज लिखना शुरू कर देते हैं। ये भाई हमारे भाई खासकर आजकल की जनरेशन के बच्चे, क्यों, हम वही सारा दिन मोबाइल पर टाइप करते रहते हैं, वही हम लिखना शुरू कर देते हैं। अब सपोज कर लो कोई पर्टिकुलर वर्ड आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं भाई पार्टनरशिप, वर्ड आ गया पार्टनरशिप, बच्चा लिखता है पी शिप, बेटा किसकी शिप? डोंट यूज ऑल दीज वर्ड्स बच्चा, स्लैंग बिल्कुल यूज नहीं करनी, एब्रीविएशन यूज नहीं करनी। अब जैसे मैं खुद कराता हूं क्लास के अंदर, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बोल देता हूं आईओसी, अब ढक्कन लोग को क्लास में 10 बार बोलता हूं बेटा आईओसी आईओसी बोल रहा हूं, ठीक है नोट्स के लिए लिख लो, पेपर में मत यूज करना। बच्चा वो आईओसी आईओडी पेपर में यूज कराता है, मार्क्स कटेंगे बच्चा, याद रखिएगा। ईच स्लैंग लैंग्वेज का रूल है, आधा नंबर कटता जाएगा आपका, आधे आधे मार्क्स कटते करते फिर आप भी आधे रह जाओगे एक टाइम पे आके, ये बातें याद रखिएगा। और कोशिश करिए स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, इसको हम अवॉइड थोड़ा सा कर सकते हैं अगर थोड़ा सा में इंग्लिश आता हो तो कोशिश करो दोस्त की स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। बाकी जो अगला शीट होता है वो आपके लिए नहीं है, वो बोर्ड एग्जामिनर्स के लिए है। बेटा अब सारे बच्चे देख लो कि ये थोड़ा कहानी क्लियर है सारे बच्चों को, सो दैट वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द पेपर, राइट। हाँ जी, अच्छा अब सुनो, नरेशंस का भी फंडा सुनो बेटा। जर्नल के अंदर ना, अब आपको बताता हूं, सपोज आप जब एग्जाम दे रहे हो, सपोज कर लो आपने एक जर्नल एंट्री पास करी, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक जर्नल एंट्री पास करी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फॉर एग्जांपल पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। अब आपको मैं एक सलाह देता हूं, लास्ट के 20 मिनट्स याद है मैंने बोले थे छोड़ो उसको, लास्ट के 20 मिनट नरेशंस का सीन ऐसा है, अगर तो लास्ट में टाइम होगा तो लिख देना, अदरवाइज छोड़ दो। देखो आपको बताता हूं, बहुत खड़ूस एग्जामिनर होगा तो नंबर काटेगा, ठीक है, वरना नॉर्मल एग्जामिनर्स नंबर नहीं काटते नरेशंस के। बच्चे क्या करते हैं, कई बार नरेशंस करने के चक्कर में टाइम इतना ज्यादा वेस्ट कर देते हैं कि आप लोग अपना वहां पर पूरा पेपर नहीं कंप्लीट कर रहे। देखो मुद्दा यहां पर क्या है, ये हाफ ऑफ मार्क्स मत बचाओ, पेपर कंप्लीट करो, अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन टू स्कोर बेटर। इज दैट क्लियर? ये बात याद रखना। चलिए अच्छा, वो ये क्वेश्चन आपने पूछा कि नरेशंस कितनी और कब लिखनी चाहिए। अच्छा अब जैसे सपोज कर लो आपको जब ये एग्जाम में पेपर आता है सीबीएसई वाला, ये नजर कैसा आएगा, आपके पास बच्चा ऐसे लिखा होगा कि पेपर मस्ट कंटेंट 11 प्रिंटेड पेजेस एंड ऑल दैट, ठीक है। उसमें आपके पास अराउंड 32 क्वेश्चंस होते हैं, आपको हर एक का सीरियल नंबर लिखना है, आपको 15 मिनट का टाइम अलॉट किया जा रहा है क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। ये सारी कहानी, सारी इंस्ट्रक्शंस आपको पेपर में होती है, मतलब जस्ट आई एम गिविंग यू अ फील कि पेपर आएगा कैसा। अब जैसे अकाउंटेंसी के पेपर के साथ आपको लिखा होगा इंस्ट्रक्शंस, अब ये इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने पढ़ लेनी होती है, राइट। ये इंस्ट्रक्शंस बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता है क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट्स होंगे, 32 क्वेश्चंस होंगे, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। पार्ट ए इज कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, पार्ट बी जो होता है वो ऑप्शनल है। किसी ने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग किसी के स्कूल में कराया होता है, बट आप सबने मेरे ख्याल से वही करा हुआ है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो आप लोगों ने इसी पे फोकस करना है, आपके लिए ये पार्ट है ही नहीं, ठीक है। अब आपको देखो जरा इस पेपर के पैटर्न को समझो, जरा 2 मिनट सुन लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 से 13, ठीक है, और 23 से लेकर 29 ये 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। हमेशा जब भी आपका पेपर आएगा याद रखिएगा 1 से लेकर 13 और 23 से 29 ये 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद इसको चेक करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 30 आर शॉर्ट आंसर टाइप्स, दैट मीन्स 1 क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच। ये आपका ऐसा ही पैटर्न रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 18 एंड 31 आर टाइप 2 4 मार्क्स ईच। सो आपका पैटर्न हो गया 1 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क्स। अब आप यहां पे देखते जाओ, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 32 टाइप 1 6 मार्क्स ईच। तो मतलब ये मिक्स एंड मैच सारा फंडा रहता है। तो आप समझ जाइए 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, और लास्ट में याद रखना 2 क्वेश्चंस आपके पास ऐसे होंगे 21 और 22 जो होंगे आपके पास 8 मार्क्स ईच। सो 1, 3, 4, 6, 8 याद रखना।
ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, आपको एक्सटर्नल चॉइस नहीं मिलती, आपको इंटरनल चॉइस मिलती है। एक्सटर्नल इंटरनल का फर्क पता बच्चों को? मतलब आपको सपोज कर लीजिए, अगर आप बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में से एक करें, ऐसा नहीं होगा, बट हो सकता है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा, सपोज क्वेश्चन 6, उसके 4 पार्ट्स होंगे और आपको बोल देगा डू एनी 3, राइट? तो इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी, याद रखिएगा। अच्छा, अब इंटरनल चॉइस जो होती है वो भी आपको किस में मिलती है? 2 questions of 3 marks, 2 questions of 4 marks and 2 questions of 8 marks। अब जब आप लोग पढ़ते हो, देखो बच्चा, अगर हम कहते हैं ना कि एक होता है कि गधों की तरह पढ़ते जाना, एक होता है स्मार्ट स्टडी, एक होता है भी बच्चा बस पढ़ता जा रहा है। सो मेरी अगर सलाह मानो, गो फॉर स्मार्ट स्टडी। अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर करते वक्त बताऊंगा कि हम लोग के लिए कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा रेलिवेंट हैं, और उसको पढ़ ले तो हम ऑप्शंस में बाकी चैप्टर्स जो हैं छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा बेटा बाकी चैप्टर्स को कंप्लीटली नहीं छोड़ना, क्योंकि आपके उसमें से 3 नंबर, 4 नंबर या 6 नंबर के क्वेश्चंस हम कवर कर सकते हैं, राइट? तो चलिए गाइस, एवरीबडी हैज दिस क्वेश्चन पेपर नाउ, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन पेपर। सारे बच्चे बेटा अपनी अपनी कॉपीज निकाल लेना एंड वील स्टार्ट अप। बच्चा, सारे बच्चे प्लीज अपनी अपनी कॉपीज निकाल लो एंड वी स्टार्ट अप। अच्छा, एक मिनट बिफोर आई स्टार्ट अप, एनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड? सारे बच्चों को समझ में आ गया क्या प्रेजेंटेशन है? ठीक है, ओके। नाउ लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 1, बच्चा, पार्ट ए, अ फर्म अर्न्स 1,10,000, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, आपको बता दिया। द एसेट्स ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू बी 11 लाख रुपए। बच्चा प्लीज कीप क्वाइट, ठीक है। लायबिलिटीज 1 लाख, गुडविल को कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट से करना है। अब बच्चा पहला क्वेश्चन किसका आ गया? गुडविल वैल्यूएशन का। सारे बच्चे इसका सोल्यूशन देखो, this is answer to question number 1, it's part A। देखते जाना भाई। अब जैसा आपको बोला हुआ बच्चा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से आपने करना है। इसको ध्यान से देखिएगा बच्चा। हमारा पहला स्टेप क्या होता था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स में? टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालना। इसका फॉर्मूला होता था एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100/8। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, बोर्ड एग्जाम्स में कोशिश करो अगर कोई चीज का फॉर्मूला आप लगा रहे हो, फॉर्मूला जरूर मेंशन कर दो। बाय चांस आपका सम गलत है, फॉर्मूले के मार्क्स होते, याद रखना। हाँ जी, एमसीक्यू है तब भी हाफ मार्क्स फॉर्मूले के मिल जाते हैं 1 में से, याद रखना। फॉर्मूला जरूर मेंशन कर दो, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे सपोज कर लो बच्चा, आपके पास एवरेज प्रॉफिट्स है 1,10,000 इंटू 100/10, तो ये 11 लाख रुपए आ गए, 11 लाख। अब इसका बी पॉइंट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं थोड़ा उम्मीद करूंगा बच्चों को थोड़ा थोड़ा सारे फॉर्मूलेज याद है। एसेट माइनस लायबिलिटीज। बच्चा, अब जैसे अभी प्रैक्टिस के लिए हम यूजिंग एब्रीविएशंस, प्लीज डू नॉट यूज इट। तो ये मेरे पास आ गया 11 लाख माइनस 1 लाख, दिस वर्क्स आउट टू बी 10 लाख। अब आप सारे बच्चे देखो, योर आंसर फॉर गुडविल इज डिफरेंस बिटवीन द टू, दैट इज 1 लाख। अब 1 लाख जो है वो डी ऑप्शन आंसर है। डन, डी ऑप्शन आंसर आ गया। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्त, एक अनरिकॉर्डेड एसेट
जिसकी वैल्यू 2 लाख थी, फर्म के डिसोल्यूशन पे उसको बेचा आपने 60% का। बेटा 2 लाख की चीज को 60% के हिसाब से बेच दिया, रियलाइजेशन अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? अब बहुत सिंपल है दोस्त, आपको यह पता है कि 2 लाख की चीज को 60% से बेचा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट कितने से होगा? 120। सो 120 इज योर आंसर, राइट? ओके, नेक्स्ट, द पोर्शन ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल which can be called up only on the liquidation of the company is called। हाँ जी, कौन बताएगा? एक ऐसा पार्ट जिसको हम लोग खाली कंपनी के लिक्विडेशन पे मांगते थे, याद करो थ्योरी में। यस, लिक्विडेशन पे मांगते थे। यस, वेरी गुड, इट्स रिजर्व कैपिटल, ट्रेमेंडसली ग्रेट। रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज एक्चुअली डिमांडेड बाय द कंपनी ओनली एट द टाइम ऑफ इट्स लिक्विडेशन। सो आंसर इज बी, रिजर्व कैपिटल, राइट? अब जैसे ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनका आपको एक्सप्लेनेशन लिखने का जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे? आंसर ऐसे लिखोगे इसका, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 बी, रिजर्व कैपिटल, दैट्स इट। इनकी एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने इसी को चेक करना है। ओके, नेक्स्ट, द ट्रांजैक्शन शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर, हाँ जी थ्योरी में पढ़ा हुआ है, रेवेन्यू नेचर। एग्जैक्टली। तो जो ट्रांजैक्शंस हमने वहां पर करी है वो सारी कौन सी है? रेवेन्यू नेचर की, ये बात याद रखेंगे, इट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर। नेक्स्ट, 5th पॉइंट, बेटा अनु एंड तनु आर इक्वल पार्टनर्स विथ फिक्स कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। After closing the accounts for 31st March 19, it was discovered that interest is 8% per annum was omitted to be provided. The adjusting entry would be, अगर आप देखोगे थोड़ा सा past adjustments का क्वेश्चन आ गया, ठीक है? हमने क्या करा, अब यहां पर आपको फटाफट से अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो देखिए क्वेश्चन 5, छोटा सा एक एनालिटिकल टेबल बना लो, ठीक है? अब बच्चा जब आप एनालिटिकल टेबल बनाते हो, वहां लिखा है अनु एंड तनु आर पार्टनर्स, सो अनु, तनु एंड देन वी हैव टोटल। ओके, नेक्स्ट, आपको पता है बच्चा यहां पर आ रहा है अमाउंट ऑट टू बी गिवन। अमाउंट ऑट टू बी गिवन का फंडा क्या है? आपको बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के हिसाब से मिलना चाहिए, तो 8% के हिसाब से मतलब 2 लाख के ऊपर आ गया 16,000 और 1 लाख के ऊपर आ गया 8,000। टोटल कितना हो गया दोस्त? 24,000। अब अगर हम बात कर रहे हैं अमाउंट एक्चुअली गिवन, एक्चुअली आपने क्या करा हुआ है? इट्स 24,000 को आपने इक्वली बांटा होता है क्योंकि रेशियो इज इक्वल। एवरीबडी इज क्लियर? इट्स 24,000 को हमने क्या करा हुआ है? इक्वली बांटा हुआ है, दैट इज रेशियो इज इक्वल। सो दैट मीन्स इट वर्क्स आउट टू बी 12,000 ईच। तो अब अगर आप यहां पे देखते हो 16 minus 12 positive is credited and this is actually debited because it's negative. Is that clear everyone? चलिए भाई बेटा, अब 5th की आप अपने ऑप्शंस देख लें। अनु विल बी क्रेडिटेड एंड तनु विल बी डेबिटेड, सो सी ऑप्शन इज द आंसर। सारे बच्चे देख लो बेटा, सी ऑप्शन इज द आंसर। अनु विल बी क्रेडिटेड एंड तनु विल बी डेबिटेड बाय 4,000। ओके, नेक्स्ट, आगे सुनते जाइए। थोड़ा सा बच्चा नोटिंग ना फास्ट रखना क्योंकि नोटिंग इज नेसेसरी साथ साथ। एज पर द सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट, द अमाउंट रिसीव्ड एज अ प्रीमियम ऑन सिक्योरिटीज कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर। देखो बच्चा कौन सा आंसर करता है बेटा। एसपीआर को, एसपीआर पता बच्चों को, एसपीआर को हम लोग किसके लिए नहीं यूज कर सकते? कितने बच्चे बोलते हैं सी? रेज योर हैंड। जो बच्चे सी कर रहे हैं, हाँ जी बेटा, रॉन्ग, सी ऑप्शन इज रॉन्ग। बच्चा आपको बताता हूं, जो एसपीआर होता है, अब ये पता है क्या करना है? थ्योरी पढ़नी है। एसपीआर की थ्योरी,
एसपीआर जो होता है वो बोनस शेयर्स के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बोनस शेयर्स क्या होता है कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स दिए, जो कंपनी के शुरुआत के पहले के प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए एसपीआर हम यूज कर सकते हैं। कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है, उसके लिए भी कर सकते हो, बट फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए एसपीआर कैन नॉट बी यूज्ड। तो ये बात याद रखिएगा। सो ऑप्शन इज दिस, बी ऑप्शन इज द आंसर। नहीं बच्चा, डिस्काउंट ऑन इशू जो होता है, पहली बात तो शेयर्स पे नॉर्मल केस में डिस्काउंट ऑन इशू होता ही नहीं है, सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स में होता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वो होते हैं जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पहले के खर्चे होते हैं, राइट, और डिस्काउंट कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद दिया जाता है। समझ में आ रहा डिफरेंस? ओके गाइस, एवरीबॉडी इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब आइए सेवेंथ, बोलता है ऑन डिसोल्यूशन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट इज शोन इन। हाँ जी, एवरीबॉडी इज क्लियर? पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि जब डिसोल्यूशन होता है बच्चे याद करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पर आता है। बच्चों को याद है बेटा? क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पर आता है, तो इसको कहां शो करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल में। ये सारे बच्चे बेटा नोट करते जाना। नेक्स्ट, एथ, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। गाइस इसको चेक करिएगा। सी के एडमिशन पे 1/5 शेयर के लिए लैंड को 10% अप्रिशिएट करा, बिल्डिंग 2 लाख की 20% डिक्रीज करा, अनरिकॉर्डेड डेटर्स 1250 का हमने बुक्स खरीदी, ठीक है, और क्रेडिटर्स 2750 का बोलता है नीड नॉट बी पेड। अब आपको बताना रीवैल्यूएशन में गेन है कि लॉस है। तो इट्स वेरी सिंपल, फटाफट से हम क्या करेंगे दोस्त, एक छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट यहां पे देखेंगे। क्वेश्चन 8, आप यहां पे चेक करो, बिगिनिंग विद रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब जैसे आपको लिखा हुआ है कि लैंड को एप्रिशिएट करा, बच्चा आपके पास 80,000 का लैंड है, उसका 10%, दिस वर्क्स आउट टू बी 8,000। बिल्डिंग को हम लोगों ने डेप्रीशिएट करा 20%, 2 लाख का 20%, इट्स 40,000। एक अनरिकॉर्डेड डेटर्स 1250 रुपए के हम बुक्स में लेकर आए दोस्त। अनरिकॉर्डेड डेटर्स, जब आप एक एसेट जो कि अनरिकॉर्डेड होता है, अगर आप उसको बुक्स में लेकर आते हो तो वो आपके एसेट बढ़ा देता है, और एक क्रेडिटर्स आपके 2750 के जो पे नहीं करने, तो बच्चा एक क्रेडिटर्स जो आपने पे नहीं करने वो भी आपके लिए बेनिफिट है। आई थिंक एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग बेटा। अनरिकॉर्डेड डेटर्स बुक्स में लाना मतलब आपके लिए एसेट लाना, एसेट लाना रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड, लायबिलिटी को पे नहीं करना मतलब वो भी आपके लिए बेनिफिट है। सो अल्टीमेटली दोस्त अगर आप इसको चेक करोगे 8,000 1250 2750 minus 40,000 we have a loss of 28,000। ये लो भाई, सो दोस्त हमारे पास हो गया लॉस, लॉस कितने का? 28,000 रुपीज का। बच्चा अब अगर सपोज कर लो आप लोग प्रॉपरली नहीं बनाना चाहते हो तो आप रफ कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। 1 मार्क में रीवैल्यूएशन पूरा बना के शो करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर द प्रॉफिट में बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डैश एंड डैश। हाँ जी बेटा, आपको याद करो मैंने 3 चीजें बताई थी, एक होता था टाइम बेसिस, एक होता था एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और टाइम एक ही बात होती है, एक होता था वेरी गुड सेल्स बेसिस, यस टर्नओवर। सो याद रखना डेथ के केस में प्रॉफिट एक एस्टिमेट होता है टाइम बेसिस पे और एक होता है सेल्स बेसिस पे। सारे बच्चे याद रखिएगा। सो बच्चे बेटा इसका आंसर लिख लें, टाइम बेसिस एंड सेल्स बेसिस। ओके,
अब आप 10th देखो, आपको लिखा है इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अपीयर्स इन द बैलेंस शीट विल बी शोन इन, हाँ जी यस, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बस सारे बच्चे प्लीज आंसर करो, चाहे गलत होता है कोई बात नहीं, इससे आपको पता लगेगा कि आपको कितना अकाउंट्स आता है। सो मेक श्योर एवरीबडी इज आंसरिंग। इट्स लायबिलिटी, क्योंकि इट्स एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। बच्चों को बता दूं बेटा, ये पक्की लायबिलिटी है, ये कंफर्म पक्की लायबिलिटी है। सो सारे बच्चे याद रखना, इट इज टू बी शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये फंडा याद रखेंगे। अच्छा चलिए अब सुनिए, 11th, ABC are partners in the ratio of 2:1. Books are closed on 31st March every year. C की डेथ हो रही है 1 नवंबर को। पार्टनरशिप डीड में जो एग्जीक्यूटर है उसको प्रॉफिट मिलना है डेट ऑफ डेथ तक ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। प्रॉफिट जो लास्ट ईयर का है वो 240 का है। अब आपको सी का शेयर निकालना है। अच्छा बहुत सिंपल है, सारे बच्चे देख लीजिएगा, 2,40,000, उसमें सी का शेयर है 1/5। कैन यू सी दैट? 1/5 समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आपको बोलता है उसका टाइम देखना है। देखो 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज हुए, 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज हुए, 1 नवंबर को उसकी डेथ हो रही है। तो आप उसमें चेक कर लो बेटा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 मंथ्स, 7 मंथ्स का गैप है। तो आप इसके बेसिस पे चेक करोगे, 240 divided by 5, 7 months is actually working out to be 28,000. So A option is the answer. Yes बच्चा, इसकी जर्नल होती है सस्पेंस अकाउंट के साथ, एंट्री होती है PL सस्पेंस टू सीज कैपिटल या एग्जीक्यूटर। ठीक है, इट्स PL सस्पेंस टू सीज कैपिटल या होता है उसका एग्जीक्यूटर। भाई एवरीबडी इज क्लियर टिल हियर? चलो आगे सुनो। 12 देखो, ABC आर पार्टनर्स, आपको क्या लिखा गया बच्चा, 5:3 का रेशियो है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली सी को एक मिनिमम अमाउंट 10,000 रुपीज का देना है उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से। नेट प्रॉफिट 31 मार्च 2019 का 40,000 रुपए का है। कितना अमाउंट ए ने कंट्रीब्यूट करा? कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? गारंटी। समझ में आ रहा बच्चा? गारंटी का क्वेश्चन है। अब यहां पर बच्चे क्या करें, एक छोटा सा आप पीएल एप्रोप्रिएशन बना के देखें। आप नोटिस कर रहे हो वो 1 मार्क के क्वेश्चन भी कितने टाइम कंज्यूमिंग डालता है। तो अपनी जो स्पीड होती है सम्स करने की वो हमें बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज 1 मार्क के क्वेश्चन भी टाइम कंज्यूमिंग है। तो सारे बच्चे यहां पे चेक करो, जैसे लिखा हुआ है वहां पर नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 40,000, ये पीएल एप्रोप्रिएशन है। देखो दोस्त, अगर आप मेरी सलाह मानो ना, आप लोग इसको रफ में करोगे उतना ही टाइम लगेगा, तो इसको बेशक वहां फेयर में कर दो, इट गिव्स यू अ बेटर प्रेजेंटेशन। जितना आप टाइम रफ में करके निकालोगे, बच्चे बोलेंगे सर ये सब क्वेश्चंस रफ में कर सकते हो, उनको सिर्फ ऑप्शंस का आंसर चाहिए होता है। ठीक है, तो बट अगर आप इसको फेयर में करोगे तब भी आपको उतना ही टाइम लगना है। आपका एवरेज हर एमसीक्यू पे 1 मिनट लगना चाहिए, 1 मिनट मैक्सिमम। तो ये टारगेट रखो। तो अब देखो 1 मिनट में क्वेश्चन पॉसिबल है। अब जैसे अगर सपोज कर लो मैं इसको एबीसी में बांटता हूं, तो रेशियो है 5/10, 3/10 एंड 2/10। सो दिस वर्क्स आउट टू बी 8,000, 12,000 एंड 20,000। अब उसने बोला क्या है, उसने बोला है सी को कम से कम 10,000 देना है। तो इसमें कितना कमी आ रही है बेटा? अच्छा, अब वो कौन देगा? ए देगा। सो अब आपको बताना बच्चा, ए ने वहां पर दोनों ने देना है, तो बाकी दोनों देंगे। तो यहां पर आप देखोगे 5/8 ऑफ 2,000 ए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बच्चा समझ में आया 5/8 कैसे? बच्चे देख लेना बेटा, 532 है, ये दोनों का शेयर जो बच जाता है उन लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उसने ए का शेयर ही पूछा है, तो जब आप उसमें नोटिस करोगे बच्चा ए का शेयर पूछा है तो वो आता है 1250, तो ये आंसर आ गया। अब आपको बी का शेयर निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो इससे मेरे पास ऑप्शन क्या बन जाता है? बी ऑप्शन 1250।
भाई ये सारे बच्चों को गारंटी का क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, 2000 रह गया था बच्चा, 12,000 ही रह गया था मेरे भाई, 2000 रह गया था, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करें। हाँ तो उसी में कर रहे हैं। 2000 को जब आप 5:3 में बांटोगे दोस्त तो 1250 और 750 आता है ना, करेक्ट? चलिए, थैंक यू। ओके, आगे देखिए, द रिलेशन ऑफ द पार्टनर विद द फर्म इज दैट। हाँ जी, पार्टनर का रिलेशन क्या होता है? देखो इसका आंसर कौन सा बच्चा करता है बेटा? एजेंट तो 2 बार लिखा हुआ है, कंफ्यूजन क्या होगी दोस्त? हम 50-50 करते हैं इसमें, ठीक है? मैं आपके लिए ए और डी ऑप्शन काट देता हूं। अब बताओ, वाई नॉट ओनली एन एजेंट? यस, बिकॉज जो पार्टनर होता है ना बेटा, ही इज ऑल्सो द ओनर, ठीक है, एंड ही इज ऑल्सो द एजेंट ऑफ द फर्म। सो बी ऑप्शन इज द आंसर, ये बात याद रखिएगा। हाँ जी दोस्त, ये हो गए हमारे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज क्लियर है? आई एम टीचिंग यंग पीपल, एमसीक्यूज क्लियर है? yes, चलो बहुत अच्छी बात है। भाई साहब मुझे ऐसा मत फील कराना कि मैं किसी बच्चे के यहां पर बच्चों को नहीं पढ़ा रहा और मैं यहां पर किसी बुड्ढे के चौथे पे आया हूं। सो प्लीज गाइस बी मोटिवेटेड। चलिए 14th दोस्त, अब सारे बच्चे फटाफट से 14 देखना एंड काइंडली बच्चा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बिकॉज ये आप लोग का फेवरेट है, सब्सक्रिप्शंस अकाउंट। अब यहां पर आपके पास 2 ऑप्शंस होंगी, मैं आपको दोनों करा दूंगा, जिसको जो अच्छा लगेगा वो सब आप एग्जाम में कर सकते हैं। आ गया इंटरनल चॉइस वाला फंडा, ठीक है? ये सब्सक्रिप्शंस दिया हुए, लैंग्वेज पढ़ लेना दोस्त, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर गिवन है। अच्छा मेरा करंट ईयर कौन सा है? माय करंट ईयर इज 18-19, सो 31st March 19 इज माई ईयर एंड। गाइस 31st March 19 इज माई ईयर एंड, ये बात याद रखिएगा। अब यहां पे सारे बच्चे फोकस करो, 31st March 18 ये प्रीवियस ईयर हो गया, 19 करंट ईयर हो गया, 18 प्रीवियस ईयर, 19 करंट ईयर। ना होल्ड ऑन, सब्सक्रिप्शन आर स्टिल इन एरियर्स, सब्सक्रिप्शंस आर स्टिल इन एरियर्स, दैट्स द पॉइंट, ठीक है? ये पिछले साल के सब्सक्रिप्शंस आज भी आउटस्टैंडिंग है। ये क्या है बच्चा? स्टिल इन एरियर्स का मतलब क्या होता है? पिछले साल के सब्सक्रिप्शंस आज भी आउटस्टैंडिंग है। अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, बच्चों को वो याद है मैंने एक कहानी सुनाई थी फॉर एंड ऑन, याद है बच्चों को थोड़ा बहुत? अच्छा अब यहां पर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग ऑन, तो क्या ये पिछले साल के सब्सक्रिप्शंस ऐड करता है? यस, ऑन में इंक्लूडेड होते हैं, ये गलती मत करो। ऑन में इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, फॉर में वो कभी इंक्लूडेड नहीं होते। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये सारे बच्चे याद रखना, ऑन में इंक्लूडेड होते हैं और फॉर में कभी भी इंक्लूडेड नहीं होते। तो बच्चा ये चीज थोड़ा दिमाग में रखिएगा। सो अब यहां पर हमें पर एक लाइन लिखी है, इट्स स्टिल इन एरियर्स, इसका हम करेंगे क्या? ध्यान से देखिएगा प्लीज। चलिए स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 14, make a subscriptions account. The best part, make a subscriptions account. दोस्त देखिए, subscriptions received, it's by cash received 60,000. आउटस्टैंडिंग जो ओपनिंग होता है वो आता है डेबिट साइड पे, कितना? 26,000. जो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग होता है वो नॉर्मली आता है यहां पर क्रेडिट साइड पे। बच्चा इज इट डन? ठीक है, अब सुनो, एडवांस ओपनिंग, ओपनिंग एडवांस 15,000,
and closing advance is 10,000. Now guys, understand this point. This particular 6,000 इसके साथ क्या लिखा है? ऑन का मतलब है इसमें पिछले साल के सारे आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड है. फॉर लिखा होता तो नहीं होते. तो इसका मतलब ये जो लाइन दी हुई है ये क्या कर रहा है? वो बकवास कर रहा है. ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. बट अगर मैं इस क्वेश्चन में एक छोटा सा लाइन चेंज कर दूं, यहां पर मैं ऑन के बदले फॉर कर दूं, तो ये क्वेश्चन में इसका रिलेवेंस बढ़ जाएगा. बड़ा सारे बच्चों को क्लियर है? ठीक है, ये बात याद रखेंगे. तो गाइस मैं आपको बता रहा था दिस ऑन एंड फॉर हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेवेंस. ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा. अब सारे बच्चे इसका जब आप आंसर चेक करोगे तो यहां पर बच्चा इसका आंसर क्या आता है? 15, 60 and 6 minus 26 and 10, it's 45,000. This is the correct answer. That's income and expenditure due, 45,000. बेटा ये सारे बच्चों को कहानी क्लियर? चलो आगे सुनो. अब ये 14th का ही सेकेंड पार्ट. अब सेकेंड पार्ट सुनो बच्चा. ये इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास मैच एक्सपेंसेस और मैच फंड को लेकर. अब अगर आप क्वेश्चन में चेक करते हो, आपको ना यहां पर मैच एक्सपेंसेस दिया हुआ है 1920 का. मैच फंड लिखा हुआ है. डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव 9,000. प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स ये दिया हुआ है 3,000. अब आपको निकालना क्या है कि कितने मैच एक्सपेंस और फंड को हमने बुक्स में दिखाना है. देखिए बहुत सिंपल है. जैसे आपको मैच फंड लिखा है 17,000. सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे मैच फंड के साथ. मैच फंड का बैलेंस 31 मार्च 19, 17,000. अब आपको लिखा है डोनेशंस फॉर मैच फंड रिसीव्ड. डोनेशन जो आपने रिसीव करी वो इनकम होती है. इनकम फंड के बैलेंस को बढ़ा देती है. बच्चों को याद है बेटा फंड बेस अकाउंटिंग? इनकम हमारे फंड के बैलेंस को बढ़ा देती है. जो आपको सेल ऑफ टिकट से पैसा आया, मैच टिकट्स की सेल से आपको जो पैसा आ रहा है वो भी आपके पैसे बढ़ा देता है. तो आप इसमें चेक करोगे 29,000 इज द बैलेंस ऑफ फंड. हाउएवर जो आपने मैच एक्सपेंस करे हैं वो करे 30,000 के. सो 1,000 इज द नेगेटिव बैलेंस. गाइज एवरीबडी इज क्लियर? 1,000 क्या है हमारा? नेगेटिव बैलेंस. अब नेगेटिव बैलेंस को क्या करना चाहिए? यस, एक्सीलेंट. नाउ दिस शुड बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. यह आपको नीचे प्रेजेंट करना है. तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पे इसको शो करना चाहिए 1,000 को. बच्चा एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? हाँ जी, क्या करना है? तो बच्चे ये सारा करना ही, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट नहीं, आपको ये सारा वर्किंग नोट के तौर पे शो करना है. ये सारा वर्किंग नोट है बेटा. ये बच्चा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें इतना प्रेजेंटेशन चाहिए. ठीक है, ओके. अब आप 15 चेक करो सारे. ये देखिए बच्चा, गाइस 15th विथ 2 ऑप्शंस, 4 मार्क्स के क्वेश्चन 2 ऑप्शंस के साथ. ए एंड बी पार्टनर्स हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं. उन्होंने प्रॉफिट लॉस रखा 3:2. आर को एडमिट करा 1/5 शेयर के लिए फर्म में. आर जो है वो आईआईटी का बेटा एक बंदा है.
अपने बिजनेस को अलग अलग कंट्रीज में एक्सपैंड करना चाहता है, तो आर को जब उन्होंने एडमिट करा तो आर को बोला भाई तुम्हें 2 लाख रुपए का प्रॉफिट पक्का देंगे। गाइस प्लीज फोकस, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको पक्का देंगे। किसका क्वेश्चन हो गया? गारंटी का। ठीक है, तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट पक्का मिलेगा। कोई भी डेफिशिएंसी आर के शेयर में होगी वो ए एंड बी बेयर करेंगे 4:1 में। बोलता भी आपके पास लॉसेस गिवन है। नाउ हियर इज द पंगा, आपको लिख दिया जर्नल एंट्रीज पास करो। फंस गए? हम लोग नॉर्मली हर बार पीएल प्रिपरेशन बनाना शुरू कर देते हैं, अब लिख दिया जर्नल एंट्रीज पास करो। अब इसको कैसे करेंगे? और क्वेश्चन में लॉसेस हैं, गारंटी के साथ लॉसेस दिए हुए हैं। मैंने आपको क्या बोला था दोस्त, ज्यादा चांसेस है एंट्रीज वाले क्वेश्चन की, तो एंट्रीज पे फोकस करें। बट हम लोग सर पीएल प्रिपरेशन बनाएंगे, यस बच्चा, वर्किंग नोट के तौर पे। ठीक है, अब गाइज अंडरस्टैंड दिस, इसके अंदर आप क्या करें, लॉसेस हैं, आप पीएल एप्रोप्रिएशन लिखकर ब्रैकेट में पीएल लिख दें। क्यों? लॉसेस में एप्रोप्रिएशन नहीं होती। ठीक है, बट लॉसेस के अंदर एप्रोप्रिएशन तो होती नहीं है, इसीलिए ये एक्चुअली में पीएल एप्रोप्रिएशन इज इक्वल टू पीएल। बात समझ में आ रही है? क्योंकि लॉसेस में एप्रोप्रिएशन नहीं करते हम लोग नॉर्मली। अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप चेक करोगे, लॉसेस आपको दिया हुआ है 1 लाख रुपए का। भाई लॉसेस कितने का है? 1 लाख रुपए के लॉसेस हैं, चेक करिएगा प्लीज। अच्छा, अब वहां लिखा क्या है कि भाई अब आपको वहां पर आर को गारंटी करा है 2 लाख रुपए का। अच्छा एक चीज नोटिस करो, आर को 2 लाख रुपए की गारंटी करी हुई है। ठीक है, तो 2 लाख की गारंटी आर को करी है, हम कहां से पूरी करेंगे? हमारे पास तो उल्टा लॉसेस है। ठीक है, तो अब हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, देखो नॉर्मली हम लोग इस 1 लाख को ए एंड बी में जब सफर कराते हैं, एंड आई एम सॉरी गाइस, लॉसेस मैंने गलती से यहां लिख दिया, लॉसेस डेबिट साइड पर आएंगे, वेरी सॉरी, लॉसेस डेबिट साइड पर आएंगे, आई एम सो सॉरी बच्चा, लॉसेस डेबिट साइड पर आएंगे। अब नॉर्मली ए एंड बी को जब हम डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं तो हम लोगों ने यहां पर इसको बांटना है 3:2 में, दैट मीन्स 3/5 और 2/5 में। बट द पॉइंट इज आर को गारंटी करा हुआ है कि भाई तेरे को कम से कम 2 लाख पक्का देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, उसको आपने 2 लाख पक्का देना है, 2 लाख देखो आप दोगे कहां से? आपको तो लॉस हो रहा है। दैट मीन्स 2 लाख उसको अगर कंफर्म देना ही देना है, तो आर को अगर आपने 2 लाख यहां पे देना है तो एंट्री हो जाती है 2 आर्स कैपिटल 2 लाख रुपीस उसको कंफर्म देना है। गाइस इज दिस क्लियर? आर को 2 लाख रुपए कंफर्म देना है। अच्छा, नाउ द प्रॉब्लम इज आर को एडमिट करने के बाद वहां पर लिखा है कि जो नुकसान होगा वो ए एंड बी बेयर करेंगे 4:1 में। क्वेश्चन पढ़ लो, जो नुकसान होगा वो बेयर करेंगे 4:1 में। अब आर को 2 लाख रुपए पक्का दे दिया, हमारे पास जो लॉस है वो बढ़ के हो गया 3 लाख रुपए। लॉस कितने हो गए बच्चा? बढ़ के 3 लाख रुपीस। नो अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि हमारे लॉसेस बढ़ के चले गए 3 लाख रुपए। अच्छा, अब अगर सपोज कर लीजिए, अगर हम एक प्रैक्टिकल बात करें कि अगर यहां पर हमारे पास सपोज आर बी होता, आर का शेयर था 1/5, ठीक है, आर का शेयर कितना था? 1/5। एक तो उस बेचारे को इस 1 लाख का 1/5 उसको बेयर करना पड़ रहा है। सो व्हाट इज बेयरिंग? 20,000 का लॉस। बेटा ये सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? व्हाट इज बेयरिंग? 20,000 का लॉस। अच्छा, सो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो आर जो है उसको हमें वहां पर 2 लाख का लॉस वो बेयर कर रहा है, बाकी बचा 80,000। 80,000 को 3/5 और 80,000 को 3/5, ये भाई साहब इनका शेयर आ गया। बेटा समझ में आ रहा है आप लोग को? 1 लाख के लॉस में 20,000 आर बेयर कर रहा है, बाकी कितना लॉस रह गया? 80 का 3/5 2/5 कौन बेयर करेगा? ए एंड बी। अच्छा, अब इसका मतलब यह हो गया
नॉर्मली ये करना था, अभी इसको नोट मत करना प्लीज, 2 मिनट सुन लो। नॉर्मली ये करना था, बट मुझे पता है कि मुझे अब आर को 2 लाख पक्का देना है, तो मुझे आर को 2 लाख नहीं, मुझे आर को एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो मुझे 2,20,000 देना पड़ेगा। बेटा पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोग को? मुझे आर को क्या देना पड़ेगा? 2,20,000, क्योंकि 2 लाख उसकी गारंटी का प्रॉफिट और 20,000 जो वो लॉस बेयर कर रहा है, लॉस थोड़ा उसका बेयर करने देना है। बात समझ में आ रही बच्चा? तो आर को मुझे प्रैक्टिकली क्या देना है? मुझे एक्चुअली इसको देना है 2,20,000। Guys, everybody is clear with this? So R will be getting with 2,20,000 rupees. अब मैं इसकी एंट्रीज पास कर सकता हूं, क्यों? बिकॉज अब जो मेरा नुकसान है वो नीचे बढ़ के हो गया 320। टोटल लॉस कितना हो गया बच्चा? 320, राइट? अब अच्छे से समझना, 320 का टोटल लॉस हो गया। अच्छा, अब मैं इसकी एंट्रीज पास कर सकता हूं। मैंने ये वर्किंग नोट में बना दिया, इसके आपको लाइक वर्किंग नोट में सिर्फ इतनी प्रेजेंटेशन बहुत है। अब मुझे ये पता है कि अगर हम यहां पर बात करें तो हमारा जो नुकसान है वो कितना है? 320 का। हमारा लॉस कितना हो गया टोटल? टोटल लॉस इज 320। अब एक बात बताओ, बेचारे जो ए एंड बी है वो कितने रेशो में इसको शेयर करेंगे? अगर आप देख रहे हो ए एंड बी को नुकसान बेयर करना पड़ रहा है, राइट? उनका रेशो क्या है? 4:1। 4:1 का मतलब क्या हो गया? 4/5 इसका और बी का कितना हो गया दोस्त? 1/5। सो कहने का मतलब ये हो गया कि 320 का टोटल लॉस जो अल्टीमेटली वो बेयर कर रहे हैं 4/5 और 1/5 में टोटल लॉस हो गया, क्योंकि ए को हमने लॉस बेयर नहीं कराना, ए बोल रहा हूं सॉरी, आर को हमने लॉस नहीं बेयर कराना, तो हमारे पास लॉस कितना हो गया? 320 टोटल। सो गाइज ये बात याद रखिएगा, 320 का टोटल लॉस हो गया। सो टोटल लॉस के अंदर अगर आप यहां पे चेक करते हो, इसकी डेफिशिएंसी आती है 2,56,000 और उसकी आती है आपके पास 64,000। बच्चा आप ये भी कर सकते हो, देखो ये लॉसेस वाले क्वेश्चंस को करने के हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? या तो आप ये कर दो कि 1 लाख को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:2 के रेशियो में, राइट? या ये होता है कि उसका टोटल लॉस निकाल लो। टोटल लॉस कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल सा फंड है कि आर को आपने क्या देना था? 2 लाख पक्का देना है, ठीक है? अगर 1 लाख के लॉस में 1/5 का शेयर आर का आता तो कितना बनता? 20। तो आर का टोटल शेयर कितना बन गया? 220, जो उसको देना ही देना है, उसका लॉस कवर हो गया। नहीं बच्चा, बट यहां पर लिखा है कि आर को मिनिमम 2 लाख की गारंटी दी है, मतलब इसमें यह है कि वो लॉस बेयर नहीं करेगा, वो लॉस बेयर नहीं करेगा। तो जो सारा लॉस हो रहा है वो कौन बेयर करेंगे? ये देखिए इसमें क्या होता है दोस्त, मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहां पर क्या एक एजम्पशन चलती है ऐसे क्वेश्चंस में, एजम्पशन इज दैट आर इज नॉट बेयरिंग एनी लॉस। नहीं, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, जो 1 लाख का लॉस हुआ जब उसमें आर का शेयर बनता, वो तो हमने उसको गारंटी दी है ना, तो हम उसको वहां पर 2 लाख के अलावा 20,000 एक्स्ट्रा और देंगे। यस, तो ये उसकी डेफिशिएंसी है। अब मुद्दा ये इसकी एंट्रीज का, एंट्रीज समझो, 1 मिनट का, क्या इसकी एंट्रीज समझो। ये तो सारे हो गए वर्किंग नोट्स, अब एंट्रीज क्या होनी चाहिए बच्चा? इसकी एंट्री बहुत सिंपल है। आपको पता है कौन नुकसान बेयर कर रहा है? आप बताओ, नुकसान कौन बेयर कर रहा है? ए एंड बी। उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दोगे बच्चा? इज दिस क्लियर? जो नुकसान बेयर कर रहे हैं उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दोगे। अच्छा, अब ए एंड बी कितना डेबिट करेंगे? ए एंड बी कितना डेबिट करेंगे? इट्स 256 एंड 64, 256 एंड 64। अब बताओ सी को, सी मतलब सॉरी आर को कितना शेयर हमने देना है? 220, और बाकी क्या हो गया आपको? लॉस। बेटा बाकी क्या हो रहा है? आपका लॉस कवर हो रहा है, ठीक है? जो आपका लॉस कवर होता है वो, अब वो लॉस आपका कौन कवर कर रहा है? ए एंड बी कवर कर रहे हैं।
तो लॉस फर्म का खत्म हो रहा है, फर्म का लॉस कौन कवर कर रहा है? ए एंड बी। तो फर्म के लॉस जब खत्म होते हैं तो हम पीएल को क्या कर देते हैं? क्रेडिट। आइदर यू यूज पीएल और पीएल एप्रोप्रिएशन एज द केस में बी। एंट्री का लॉजिक समझ में आया? ये मैंने क्या करा, मैंने सारी एंट्री एक ही कर दी, मैंने सारी एंट्री क्या कर दी दोस्त? एक एंट्री कर दी। तो दिस इज द कंबाइन एंट्री। हाँ, दैट्स अ सेकेंड ऑप्शन, यू कैन डू दैट, कर सकते हैं। बट उससे क्या होगा दोस्त, आपका सम थोड़ा लंबा चला जाता है। ये थोड़ा एक आपके पास शॉर्टकट तरीका है, बहुत आसान सा फंडा, मेरी बात को समझो। 1 लाख में 1/5 किसका शेयर है? आर का। उसको 2 लाख पक्का देना है, 20,000 उसको और बन गया, 2/20 हो गया। 2/20 और 1 लाख का लॉस कितना हो गया? सारा लॉस का एजम्पशन कौन बेयर कर रहा है? ए बी। बात खत्म। मतलब दिस इज द इजीएस्ट वे। इससे क्या होगा, एक ही एंट्री में सारा सम खत्म हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। अदरवाइज क्या होगा, आपको यहां पर 3 एंट्रीज करनी पड़ती हैं। सो वी हैव 2 डिफरेंट मेथड्स। बस खाली हमने यहां पर एजम्पशन क्या ले लिया कि आर इज नॉट बेयरिंग एनी लॉस, दैट्स इट। गाइस, इज दिस अनक्लियर? चलो एटलीस्ट जाग रहे हैं सारे, ठीक है। ओके, 15th का मेरे भाई सेकेंड पार्ट, सारे बच्चे चेक करो। 15th का सेकेंड पार्ट। अब क्या लिखा क्या है? कैपिटल ऑफ अमर एंड हर्ष स्टूड एट 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स in respect of drawings and net profits for the year ended 31st March 17. It was subsequently ascertained that interest on capital was not taken into account. मतलब यहां पर अगर आप पहली बात नोटिस करोगे, ये कैपिटल्स कौन से हैं गाइस? क्लोजिंग। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? ये कैपिटल कौन से है दोस्त? ये क्लोजिंग कैपिटल्स है। बोलते हैं हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर आनम का हमने नहीं कंसिडर करा। अमर ने विड्रॉ करा, इतना ड्राइंग्स हो गया, हर्ष की ड्राइंग्स इतनी है। नेट प्रॉफिट दिया 1.5 लाख रुपए का, पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट 3:2 है। आपको एंट्रीज पास करनी है रेक्टिफाई करने के लिए। ओके, अब इसको आप नोटिस करो। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल्स। गाइस थोड़ा सा याद कर लेना, ओपनिंग कैपिटल्स पहले आपको निकालना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल अमर और हर्ष का, क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है 2 लाख और 3 लाख। $2 लाख एंड 3 लाख। क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन है, ड्राइंग्स लिखा हुआ है 20,000 एंड 10,000। प्रॉफिट्स आपके 1.5 लाख के हैं 3:2 के रेशियो में। इट्स 90 एंड 60। बच्चा ये मेरे पास आ गया ओपनिंग कैपिटल 130, और ये आ गया 250। फिर आईओसी, आईओसी कितना है बच्चा? 12%। $30,000, $15,600। भाई ये तो क्लियर होगा, बच्चों को फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट्स करके ओपनिंग निकाल लिया। अब आपने आईओसी दिया नहीं था, उसको प्रोवाइड कर दो, एनालिटिकल टेबल बना लो बच्चा। ये देखो, अमर हर्ष एंड टोटल अमाउंट ought to be given 12% के हिसाब से 15,600 30,000।
amount actually given 3:2. इट्स, मेरे भाई प्रॉफिट्स में कहीं गलती नहीं है, खाली आपको क्या लिखा है, लैंग्वेज पढ़ें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, दैट्स इट। मेरे भाई मेरे, दोबारा से सुन लें, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मिस्टेक है। प्रॉफिट तब लो जब सब में लिखा है कि आपने प्रॉफिट से ओमिट करा हुआ है, यहां पर कहीं नहीं लिखा, यहां सिर्फ इतना लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। अंडरस्टूड? सो सिर्फ एक ही गलती है, प्रॉफिट्स के रेशो में गलती नहीं है, या प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने जो है, अच्छा आप कह रहे हो कि प्रॉफिट में से ले, जरूरत नहीं है, आंसर सेम आता है। यस 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 यस, क्योंकि आप जब प्रॉफिट से भी करोगे तब भी 45,600 लोग लेकर करोगे, जरूरत नहीं है। ठीक है, आई अंडरस्टूड आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। इट्स 27,360 ये आता है, एंड 18,240। अब आप देखते हो 15,600 माइनस 27,360, इट्स 11,760 नेगेटिव, 11,760 नेगेटिव और 11,760 पॉजिटिव। बच्चे एंट्री कर लेंगे बेटा, एंट्री ए कैपिटल डेबिट टू एच कैपिटल, ये लो बच्चा। और अगर टाइम होगा तो नरेशन, अगर एग्जाम में टाइम है तो नरेशन जरूर लिखें। ओके, मूविंग ऑन टू योर फेवरेट टॉपिक दोस्त, शेयर कैपिटल। देखिए 16th, सारे बच्चे बड़ा फटाफट से फोकस करते जाना। मूविंग ऑन टू 16th, आपको लिखा क्या है, एक आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। शेयर कैपिटल 80,000 है, नीचे लिखा है 1,000 शेयर्स 100 ईच, 80 कॉल्ड अप। बेटा तो ये हो गया 1,000 इंटू 80, ये तो आपको पता लग गया। बोलता है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 30 रुपीज पर शेयर, सो ये हो गया 1,000 इंटू 30। अब बाकी कितने पैसे आए होंगे, जितने आए होते हैं किस में जाते हैं, शेयर फोरफीटेड। कम ऑन गाइस, इसको देखिए ध्यान से, कितना 50,000। 50,000 is the balance which is to be transferred to share forfeited. Okay, next 400 shares 70 के हिसाब से it's 28,000। अब आपने रीइशू करें तो शेयर फोरफीटेड में बैलेंस आएगा 400 इंटू 10 रुपीज। कैसे, 70 का शेयर आपने रीइशू करा है, 80 पेड अप है। बेटा एवरीबडी इज क्लियर? तो ये आ गया बेटा 4,000 हमारे पास, और टोटल शेयर कैपिटल में 32,000। अब आपने कैपिटल रिजर्व निकालना है। आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला दिया था। अच्छा भाई साहब एक मिनट और, इसको क्वेश्चन पेपर में मत कराना, ये दोबारा लिखना है सारा, समझ गए? बच्चे क्वेश्चन पेपर करके क्वेश्चन पेपर घर ले आएंगे, ठीक है? इसको आंसर शीट में करना है। मेरे को याद आ गया, बहुत सारे ढक्कन लोग बैठे हैं यहां पर, क्वेश्चन पेपर करे, हम तो कराए सब, सो डोंट डू दिस। सर आपने क्वेश्चन पेपर में करा था, हमने भी वहीं कर दिया। ओके, सो भाई साहब शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, सुनिए 50,000 दोस्त, 50,000 आ गया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड ओवर नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड, याद है, माइनस जितना डेबिट हुआ, डेबिट कितना 4,000। सो 50,000 इंटू 400 बाय 1000 माइनस 4,000 इज 16,000। बच्चा
मैंने आपको एक बड़ा अच्छा फंडा बताया था, जिसके साथ पेड अप लिखा है या कॉल्ड अप लिखा है, दैट इज द फेस वैल्यू। इन द केस ऑफ रीइश्यू इसका बड़ा अच्छा फंडा होता है। भाई ये सारे बच्चे सुन लो, ये ना बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर पेड अप लिखा है कॉल्ड अप लिखा है, परेशानी होती है। जिसके साथ पेड अप लिखा है या कॉल्ड अप लिखा है, दैट इज ऑलवेज द फेस वैल्यू। ठीक है, सो ये डाउट दिमाग से निकाल दो। ओके, चलिए दोस्त एक एंट्रीज वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते। 17th, अब जैसे यहां लिखा है, ध्यान से देखिएगा, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है और आपको बोला एंट्रीज पास करो। मैंने आपको पहले भी बोला कि इस बार एक्सपेक्टेड ही है ज्यादा क्वेश्चन एंट्रीज वाले, तो एंट्रीज पे बहुत फोकस करिएगा। ठीक है, जैसे लिखा क्या है, सुधा एंड जोशी आर पार्टनर्स, रेशियो 3:7। 31 मार्च को बैलेंस शीट आपके पास लिखी है, वी हैव बीन गिवन लायबिलिटीज, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स बैंक, पीएल अकाउंट का बैलेंस है और क्रेडिटर्स है। फर्म डिसॉल्व हो रही है 1 अप्रैल 2011 को। एसेट्स और लायबिलिटीज आपने सेटल करे इस तरीके से, क्रेडिटर्स एक्सेप्ट करते हैं स्टॉक एंड डेटर्स इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स एक्सेप्ट करते हैं स्टॉक एंड डेटर्स इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। लैंड बिल्डिंग को बेचा 7 लाख रुपए का, मशीनरी को जोशी ले गया बाय पेइंग कैश लेस देन 30% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। आपको एंट्रीज पास करनी है फर्म के डिसोल्यूशन के लिए। अब ध्यान से देखिएगा प्लीज। सबसे पहले 17th की पहली एंट्री। सर सवाल ये उठता है, सर क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करें? बेटा याद है, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स, सारे एसेट को ट्रांसफर करना। तो चलिए पहला एंट्री, रियलाइजेशन टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू स्टॉक एंड टू डेटर्स। लैंड बिल्डिंग आ गया 6 लाख, 5 लाख मशीनरी, 40,000 स्टॉक और 2 लाख का डेटर्स। इस 13,40,000। नेक्स्ट, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करो रियलाइजेशन अकाउंट में। इट्स 2,77,000। हमने क्या करा दोस्त, लायबिलिटीज उठाई, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। आगे सुनिए, तीसरा। अब देखो नीचे क्या लिखा है, लैंड बिल्डिंग को 7 लाख का बेचा। बेटा मशीनरी ले गया जोशी, 30% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। लैंड बिल्डिंग कितने का बेचा आपने? 7 लाख का। अब अगर आप लैंड बिल्डिंग 7 लाख का बेच रहे हो तो एंट्री, अब ना बच्चे थोड़ा स्मार्ट हो जाओ, एंट्रीज में बार बार एंट्रीज लिखोगे ना, मैंने क्या कहा था बेटा, स्मार्ट प्रिपरेशन एंड स्टडी इज द बेटर वे टू सेव टाइम। जैसे सपोज कर लीजिए मुझे पता है मेरे पास कैश आ रहा है, अब कैश कितना आ रहा है लैंड बिल्डिंग का? 7 लाख रुपए। तो मैं 7 लाख रुपए को यहां पर डेबिट कर दूंगा। अच्छा, अब मैं मशीनरी को लेके जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्त। मशीनरी को जब मैं लेके जा रहा हूं, मशीनरी को कौन लेके जा रहा है? जोशी। तो मैं लिखूंगा जोशीज कैपिटल। अच्छा होल्ड ऑन, मशीनरी को वहां पर एक लाइन लिखा है बाय पेइंग कैश। अब बताओ जोशी लिखेंगे कि कैश लिखेंगे? यस। नाउ हियर इज द पॉइंट, इसके अंदर क्या करना चाहिए, जोशी कैपिटल यहां लिखकर इसको कैश अकाउंट के साथ मेंशन करना चाहिए। बेटा समझ में आ रहा है? बिकॉज आपको पैसा आ रहा है। अगर यहां पर बाय कैश ना लिखा होता तो मैं क्या लिखता? जोशी।
So this one word will change my entry by paying cash. Okay, ये बात याद रखना. अगर यहां पर बाय ये पेइंग कैश नहीं लिखा होता तो आई वुड हैव रिटन वहां पर क्या, जोशी. अब ये 5 लाख है, 5 लाख की मशीनरी है, मशीनरी का 30% कम कर लो, मतलब 3.5 लाख रुपए की मशीनरी हो गई बेटा. 30% समझते हैं ना, 5 लाख का 30% है 1.5 लाख. 5 लाख में से 1.5 लाख काटा, कितना रह गया, 3.5 लाख रुपए. तो 3.5 लाख की मशीनरी वो टेक ओवर कर रहा है. बात खत्म. टू रियलाइजेशन. For all incomes in realization, we say 10,50,000. बच्चा, everybody is clear? Come on guys, yes or no? Yes. यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? चलिए, गुड. आगे सुनिए. अब रियलाइजेशन 2. अब देखिए, आपके पास यहां पर कैश. ओके गाइस, एक मिनट, होल्ड ऑन. ये एंट्री नहीं आएगी. क्यों? लिखा है क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड स्टॉक एंड डेटर्स इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम. तो याद करो, नो एंट्री. याद है बच्चा, जब हम एक लायबिलिटी को देख अपना सेटल करते हैं एसेट के साथ और वर्ड लिखा हुआ है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, तो हम करते हैं नो एंट्री. तो बच्चे याद रखेंगे, जब आप एक लायबिलिटी को सेटल करते हो एसेट देकर और वर्ड लिखा है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, दैट मींस नो एंट्री. राइट, ये बात याद रखिएगा. सो यहां पर मुझे फिर ये एंट्री नहीं करने की जरूरत है. नो एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पार्ट. ओके, नेक्स्ट गाइस, अब सुनिए. ये करने के बाद आप देखो, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ 1050 से. यहां पर आप लोग क्या करें, थोड़ा सा ना स्मार्ट बन जाओ. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाना शुरू कर देते हैं एंट्रीज वाले क्वेश्चन में. तुम्हें कोई मार्क्स नहीं मिलने उसके. सो अगर तुम थोड़ा स्मार्टली हैंडल करो इन चीजों को, तो तुम्हारे को एक चीज का फायदा होगा. क्या भाई? टाइम बचेगा दोस्त. देखो, 10,50,000 से रियलाइजेशन क्रेडिट किया, 2,77,000 से क्रेडिट करा, तो आपने जो क्रेडिट करा उसका आप टोटल कर लो. फिर आप देखो, आपने रियलाइजेशन को डेबिट करा 1340 से. अब आप देखोगे आपका जो डेबिट साइड है वो ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है. चेक कर लो. डेबिट ज्यादा मतलब लॉस. सिंपल सा फंडा है बेटा. डेबिट में क्या होता है? लॉस. डेबिट ज्यादा मतलब लॉस. तो यहां पर मेरे पास 13,000 का लॉस आ रहा है. अब मैं इतनी सी चीज को निकालने के लिए मैं अगर रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊं रफ में, तो मेरा टाइम सिर्फ वेस्ट होगा और कुछ नहीं. सो लॉस है. अच्छा, लॉस को क्या करते हैं? पार्टनर्स में बांटते हैं. लॉस को क्या करते हैं? पार्टनर्स में बांटते हैं. राइट, एवरीबडी एग्रीज बच्चा. अच्छा, लॉस को जब पार्टनर्स में बांटते हो तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएंगे. सुधा एंड जोशी टू रियलाइजेशन. नाउ 13,000 will be allocated in the ratio of 3:7. ये बात याद रखिएगा. So this is 3,900 and 9,100. ये लॉस को बांट दिया. बेटा अब एक काम करो, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे फिगर्स चेक करो और डेबिट साइड से उसको एडजस्ट कर लो. बहुत सिंपल सा फंडा है दोस्त. अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो लॉस आता है. अगर आपका डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो प्रॉफिट आता है. बेटा क्रेडिट हमेशा इनकम होती है. रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, यू नो इट वेरी वेल. अच्छा गाइस, बट पहले सारे बच्चे मुझे एक बात बताइए. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडा विच इज टू बी अंडरस्टूड आउट हियर इज कि आप लोग के हिसाब से अब इस सम में और कोई एंट्री बनती है? यस, वेरी गुड. मैं ये देख रहा था, बच्चे बोलेंगे सर एंट्रीज खत्म. नहीं बच्चा, ये प्रॉफिट लॉस ऐसा होता है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. ठीक है, प्रॉफिट लॉस ऐसा है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो अब आप यहां पे चेक करोगे, एक 5th एंट्री आएगी, पीएल अकाउंट डेबिट टू, I'm sorry,
ये आपके पास आएगा एस कैपिटल के साथ एंड जे कैपिटल के साथ 1,23,000। मेरे भाई प्लीज फोकस करें। अच्छा 36,900 एंड 86,100। हाँ जी, एंट्रीज खत्म, एंट्रीज खत्म नहीं, पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ेगा। याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा, चाहे रियलाइजेशन अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल के अंदर आता है डिफरेंस बैंक वाली एंट्रीज का। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल आपको एज अ वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये देखो दोस्त, सुधा जोशी पार्टनर्स कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख 7 लाख बाय पीएल, या आपने डिस्ट्रीब्यूट करा 36,900 86,100। अच्छा, रियलाइजेशन में लॉस आया था, ये देखिए बेटा, इस 3900 एंड 9100 रियलाइजेशन में लॉस आया था 3,900 और 9,100। दैट्स इट। बाकी बैलेंस इसका 3,33,000। यह आएगा कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, एंड 7,77,000। अच्छा, अब मुझे इसकी लास्ट में एंट्री करनी पड़ेगी, वो मैं क्या करूंगा, ये देखिए, दैट विल बी माय 6th एंट्री, SJ2 कैश 333,777 देना है बच्चा उसको। बाकी बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड पर आ रहा ना बच्चा, तो एस और जे को पैसा मिलेगा, फर्म पैसा देगी उनको, फर्म उनको पैसा देगी भाई 11,10,000। ओके गाइस, 17 इज डन। ओए मेरे कोरोना के टीको, 17 इज डन। ठीक है, हमारे इंडिया में एक्चुअली हुआ क्या है, प्रेजेंटली कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो भाई साहब हमारे इंडिया में बड़े टॉर से उन्होंने इतनी डोजेस बना ली, बिक नहीं रही। तब उन्होंने क्या करा, अभी कोरोना दोबारा आ गया। अभी अगर सपोज कर लो एक नॉर्मल इंसान सर्दी खांसी के लिए भी जाएगा ना, बोलेगा टेस्ट करा लो, और टेस्ट आपका पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव लोग हैं ना बड़े बेटा, हम लोग नेगेटिव है ही नहीं। हिंदुस्तानी में बड़े पॉजिटिव होते हैं सारे के सारे, तो टेस्ट आप लोग का पॉजिटिव ही आने वाला है। तो इसीलिए फिर आपको क्या बोलेंगे, वैक्सीन, वो अपनी जाओ भी वैक्सीनेशन कराओ अपनी अपनी। सो बेटा अभी जो है याद रखना, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, डरिए नहीं। और कोरोना जो है हमारी कंट्री में नहीं है, अगर आएगा तो स्पेसिफिकली जो हम अमृतसरी हैं उनको नहीं लग सकता। इसका रीजन, हम हर जगह गंदी जगह के कुलचे छोले खा लेते हैं। जब वो चने बना रहा होता ना, कभी देखा करो, इतने इतने हाथ उसके काले होते हैं। आप नोटिस करो, हम इतना गंद खा चुके हैं, हम इतना गंद खा चुके हैं, कोरोना हमें क्या मारेगा, याद रखिएगा। आप लोग को एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, छोटी सी एग्जांपल, अगला सम कराने के पहले। मेरा एक स्टूडेंट है बेटा, क्लास अभी चलेगी, सुनो,
इसलिए ब्रेक दे रहा हूं, तभी बातें कर रहा हूं। मेरा एक स्टूडेंट आया, बोलता है सर डीएवी कॉलेज के बाहर, हाथी गेट के बाहर न्यूट्री कुलचा बहुत स्वाद मिलता है। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। बच्चा कहता है बहुत स्वाद मिलता है। अच्छा, इट हैपेंस टू मी सम टाइम मेनी ईयर्स अगो, मैं वहां चला गया, आजकल पता नहीं क्या हाल है। मैं कहा बड़ा स्वाद मिलता है। जब उधर मैं गया, देखा भाई साहब क्या कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी सी सुंदर सी रड़ी लगाई हुई है, और जो उनके यूटेंसिल्स हैं, साथ में एक नाली बह रही है, उसमें जो पानी की छोटी छोटी पाइप नहीं लगी होती वहां पर, वहीं से लगी, वहीं पे धो रहा है, और उसी पानी को यूज कर रहा है। न्यूट्री में पानी भी वही मिला रहा है, ठीक है। और हम लोग देखो जो निकालते हैं वही खाई जा रहे हैं, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, क्योंकि नाली में क्या जा रहा है आप समझो। तो कोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा यार, सो टेंशन नहीं है। तो हमारा इम्यूनिटी लेवल, मेरे दोस्त, हमारा इम्यूनिटी लेवल इतना स्ट्रांग है। अब आप एक बात सोचो, कोरोना ने सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी कंट्रीज को करा? जो ज्यादा सफाई में ध्यान देते, इसलिए कहते हैं गंदे रहो। चलिए फाइन, बेटा डोंट फॉलो दिस प्रिंसिपल्स। मजाक कर रहा था ताकि बच्चों को फालतू का एक ब्रेक सा मिल जाए, वरना बच्चे बेचारे लगातार पढ़ नहीं पाएंगे। चलिए गाइस, 18th भाई साहब, इन बातों को सिर्फ मजाक में लीजिएगा, बट इसको अप्लाई मत करना। 18th सुनिए, अब आप लोगों ने अपनी सजेशंस देनी है, जिसके लिए हम पंजाबी बहुत होशियार हैं। बिन मांगे एक ही हम चीज देते हैं, क्या? सलाह, ठीक है। सो बच्चा याद रखिएगा, हमने यहां पर सलाह देनी है, बट कोशिश करना है कि सलाह हमारी सही होनी चाहिए। दोस्त, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, पहला क्वेश्चन का आंसर। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती दोस्त, ये 1 मार्क ईच है, 4 क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे। इसमें हम चाहे तो पूरा गेन कर सकते हैं, पूरा लॉस भी कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर हमारा मैटर करता है लैंग्वेज। लैंग्वेज इज व्हाट मैटर्स। A and B agree to run a business that involved importing precious stones into India without paying the taxes. Do you think it's a valid partnership? No. Why? Illegal. As per the, लिखो इसका आंसर लिख लो बच्चे, इसकी लैंग्वेज लिख ले, मैं नहीं लिखूंगा, मैं डिक्टेट करूंगा सिर्फ। As per the provisions of Partnership Act, 1 मार्क में क्या लिखना है? As per the provisions of Partnership Act। आपको याद है मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में केस स्टडीज कराता था फंडामेंटल्स में, ये वही कहानी है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, अ पार्टनरशिप कैनॉट बी फॉर्म्ड, अ पार्टनरशिप कैनॉट बी फॉर्म्ड, प्लीज राइट, हाँ, अ पार्टनरशिप कैनॉट बी फॉर्म्ड इफ द बिजनेस इज इलीगल, इफ द बिजनेस इज इलीगल। Hence, in the above case, it is not a valid partnership. Hence, in the above case, it is not a valid partnership. बस 2-3 लाइंस आपने लिखनी है, सिर्फ 2-3 लाइंस। ओके, नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Does a loan advanced by partner's wife have preferential treatment with regard to repayment? बेटा पार्टनर की वाइफ, जैसा आपको पता है वाइफ एक लायबिलिटी होती है, सारे बच्चों को पता है, मतलब सॉरी इस क्वेश्चन में, आई मीन टू से इस क्वेश्चन में, तो सारे बच्चे याद रखना बेटा, इस क्वेश्चन में वाइफ का जो लोन है उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे, यस, क्योंकि वाइफ इज एन आउटसाइडर। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? राइट डाउन, एज वाइफ इज नॉट द पार्टनर, गाइस फटाफट से आंसर, as wife is not the partner to the firm, as wife is not the partner to the firm, hence she will be deemed to be an outsider, she will be deemed to be an outsider. So loan given by wife, so loan given by wife will have a preferential treatment,
will have a preferential treatment. Loan given by wife will have a preferential treatment. Okay, full stop. Next, A lends his name to the partnership under the condition that he receives a share of profits only and will not be able to bear the loss. Can he inducted as a partner? बताइए, एक बंदा अपना फर्म में सिर्फ प्रॉफिट के लिए आ रहा है, लॉसेस के लिए नहीं आ रहा, और वो कहता है मैं कंडीशन एक ऐसी लगा रहा हूं कि मुझे प्रॉफिट जो है खाली मिलेगा, मैं लॉस बेयर नहीं करूंगा. हाँ जी, यस, गारंटी के केस में ये पॉसिबल है, बट इसका आंसर बहुत स्मार्टली लिखना. क्यों? बिकॉज पार्टनरशिप का एक फीचर होता है माइनर को छोड़ के, ये फैसिलिटी किसी को नहीं होती कि वो सिर्फ लॉस बेयर करे, सॉरी सिर्फ प्रॉफिट्स बेयर करे. गाइस समझ में आ रहा है? तो आंसर बहुत ढंग से लिखना है. लिखिए, A can lend his name to the partnership. A can lend his name to the partnership if other partners gives him the guarantee, if other partners gives him the guarantee of profits only, guarantee of profits only. Full stop. Hence he can be inducted as a partner. Hence he can be inducted as a partner with the consent of all other partners. With the consent of all other partners. Hence, he can be inducted as a partner with the consent of all other partners. तो याद रखिएगा, बाकी पार्टनर्स के कंसेंट के साथ उसको हम एडमिट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, गिरी अ पार्टनर had advanced a loan of 1,20,000 to his firm. He demands interest at 10% per annum on the loan and deed is silent. हाँ जी, डिमांड एक्सेप्टेबल? कितना होता है इंटरेस्ट ऑन लोन? लिख लोगे इसका आंसर? इसका आंसर तो लिख लोगे, ठीक है. चलिए हम एक 19th करते हैं एनपीओ का क्वेश्चन. बेटा प्यार से पढ़ लो, वरना मैं और प्यार से पढ़ाऊंगा. चॉइस इज योर्स, ठीक है. अभी बेटा ये आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन पेपर हो सकता है आज सारा हमारा कंप्लीट ना हो, तो हमारी कल भी 3 बजे क्लास होगी, उसको मिस मत करना भाई, बिना किसी ड्रामे के. बहुत सारे बच्चे ढकनों की तरह उनको बोल बोल के थक गया, बट वो बच्चे नहीं सुधर रहे, ठीक है बेटा. काइंडली प्लीज कीप योर माउथ शट, ठीक है. 19 देखिए, जितना मैंने आज पढ़ाना मैंने कराना ही है बच्चा. चलिए, आपको क्या लिखा है बेटा? मून क्लब है और ये रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है. अब आप लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है और ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है. दोस्त पहले मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में यू टेल मी वन थिंग, क्या ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी? आप ढक्कन है सारे, बिकॉज यू आर नॉट रीडिंग द फर्स्ट लाइन. इट वॉज एस्टैब्लिश इन दिस ईयर ओनली. बस यही आप लोग गलती करते हो, क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ते ही नहीं हो. जो एनपीओ स्टार्ट इस साल से हुआ उसकी ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनेगी ढक्कनों? बात समझ में आ रही है? इसलिए कह रहा हूं, रीड द फर्स्ट लाइन बिफोर सेइंग यस. जो एनपीओ स्टार्ट ही भी इस साल हुआ है उसकी ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनेगी? हां, हम यहां पर एक एनपीओ का क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे. देखिए, ऑलवेज रिमेंबर, स्टार्ट एनपीओ विथ सम वर्किंग नोट्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस अकाउंट. ओके, अभी सुनिए, आपको सब्सक्रिप्शंस रिसीव गिवन है 10,000. अगर आप क्वेश्चन अपने सामने रखते हो,
एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ो, उसमें लिखा है सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 18-19, दैट्स इट। सिर्फ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, सिर्फ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है ही नहीं, होगा भी नहीं, ठीक है, वो होगा भी नहीं इस सब में। अच्छा, और सब्सक्रिप्शंस को लेकर कोई पॉइंट है पूरे क्वेश्चन में? नहीं। तो जो मेरा इनकम और एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शंस आना है दैट इज 11,500 गाइस, दैट्स इट। अब इसमें और कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई एसेट अकाउंट का फंडा नहीं है, कुछ नहीं है। तो वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिकॉज बाकी एडजस्टमेंट्स आप पढ़ो, बाकी एडजस्टमेंट्स बहुत सिंपल है कि आपके पास लिखा है रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, 50% एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबरशिप फीस सारी कैपिटलाइज करनी है, मेंटेनेंस चार्जेस अनपेड है। अब आप देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट करा एक्सपेंस और इनकम के साथ। देखो दोस्त, सबसे पहले रिसीव से इनकम्स, एंट्रेंस फीस 5,000 का 50%। भाई साहब फोन छोड़ दें क्लास में, फोन साइड पे रखें। आगे गाइस, लेगेसीज का क्या करेंगे? लेगेसीज को कैपिटलाइज करें कि इसमें डाल दें? दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, याद रखना। बट मैं आपको रेकमेंड क्या कर रहा था, याद करो, लेगेसी शुड बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है। तो क्या करना चाहिए जब आप एग्जाम में इसका क्वेश्चन कर रहे हो, छोटा सा नीचे एक नोट, assuming that legacies are capitalized। हम assumption क्या ले रहे हैं कि legacies को हमने कैपिटलाइज कर लिया। आगे सुनो, सब्सक्रिप्शंस आपके पास आई थी 11,500 इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000। नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम एनुअल डिनर 1,000। गाइस, लाइफ मेंबरशिप फीस डालेंगे यहां पर, सब में लिखा भी हुआ, उसको कैपिटलाइज करना है। मेंटेनेंस चार्जेस 2,440 प्लस अनपेड, अनपेड इज आउटस्टैंडिंग 2,640। नेक्स्ट, फर्नीचर नहीं आएगा पर रेंट आएगा 1,000 प्लस 500, कितना हो गया? 1,500। सैलरी, सैलरी अगर आप चेक करते हो 3,500 आपको दिया हुआ है, ऑनरेरियम 2,000। Then we have conveyance, कन्वेंस आ गया 500। बुक्स आएंगी? नो, दैट्स इट। बाकी सारी आइटम्स का ट्रीटमेंट आप कर चुके हो, चेक कर लो। सो आप देखते हो 2,500, 11,500, 2,000 और 1,000, माइनस 2,640, 1,500, 3,500, 2,000 and 500. The balance is 6,860. This is my surplus. 6,860 rupees. ये सरप्लस आ गया। दोस्त अब आ जाओ बैलेंस शीट पे सारे। कैपिटल फंड की जरूरत नहीं है, सीधा सरप्लस से शुरू करो। अच्छा, लेगेसीज 12,000, लाइफ मेंबरशिप फीस
9,000। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट 500, आउटस्टैंडिंग मेंटेनेंस चार्जेस 200। गाइस, फिर मेरे पास एसेट में फर्नीचर है 5,000, एसेट में बुक्स है 2,000, कैश बैलेंस। बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं ये कैसे ले रहा हूं चीजें? पेमेंट्स में जो फर्नीचर बुक्स लिखा था और पेमेंट्स में जो कैश बैलेंस लिखा हुआ है, मैं वो चीजें उठा रहा हूं। फिर आप याद करोगे एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस था 1500। हाँ, एंट्रेंस फी का 50% हिस्सा। यस, यू राइट। It's 31060 on both the sides। बच्चा, सारे बच्चे देख लो, एनपीओ इज क्लियर? सेम आ रहा है, आप ढक्कन हो। बेटा 5 to 7, 7 and 22 is 29। ओरल कैलकुलेशन है।